So good morning, everyone. Now, after having a good idea of PN junction and PN junction diode, right? Characteristics कल आपको बता दी थी, एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ. When we talk about characteristics, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉरवर्ड characteristics and reverse characteristics, right? Forward characteristics क्या होती है? When P is connected to positive of terminal and N is connected to negative terminal of battery, right? So in that case, majority charge carriers can easily cross the junction and the current obtained is in milliampere. तो होता ये है कि इनिशियल कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो जिसको कि आप कह सकते हैं बैरियर पोटेंशियल होता है, जहां तक वहां तक तो आपको कोई करंट नहीं मिल रहा, एंड आफ्टर दैट करंट राइजेस शार्पली. ठीक है, वो ग्राफ आपको एग्जैक्टली बनाना आना चाहिए. और जानते हैं आइडियल डायोड के केस में ये टेढ़ा नहीं बनता है, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी कि भाई जब तक बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं किया तब तक तो करंट नहीं था, और फिर एकदम से करंट इनफाइनाइट हो गया इस टाइप से. अच्छा, ऐसे ही वी कैन मतलब उसमें आप रेजिस्टेंस की बात को समझना. स्लोप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, रेजिस्टेंस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. कारण क्या है? वर्टिकल एक्सिस पे I है और हॉरिजॉन्टल पे V है. I by V is 1/R. So slope increases, resistance decreases. तो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना होता है? सर आइए कैसे हम आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, exactly 0. Fine. Practically it is very small, but for an ideal diode it becomes 0. Okay. आप देखते हैं जो करंट है वो ऐसे करके राइज करता है. जहां पे आप देखिए, जहां ये राइज करके बस इधर तक पहुंचा है ना, उसे बोल देते हैं कट इन वोल्टेज. क्या बोल देते हैं? कट इन वोल्टेज. कट इन वोल्टेज क्या है? जिसके बाद करंट ऑलमोस्ट लीनियरली राइज करता है. यहां तक कर्व चल रहा था, उसके बाद ऑलमोस्ट लीनियरली. सो व्हाट इज कट इन वोल्टेज? इट मे बी डिफाइंड एज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस after which current rises almost linearly in forward bias. कुछ है तो लिख सकते हैं, write down. and I expect कि आप लोग NCERT रीड करके आए आज. लिखिए cut in voltage. cut in voltage, it may be defined as the applied potential difference in forward bias of PN junction diode. Forward bias of PN junction diode beyond which current rises linearly with applied voltage. ठीक है, डन है. चलिए, और आप सब जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट किस में होता है? माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर्स में? मिली एम्पियर्स में. दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे तभी तो ज्यादा होंगे तभी तो करंट मिली एम्पियर्स में पहुंचेगा. फाइन. करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर. फाइन. अरे हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जब डिप्लीशन लेयर बन जाती है, डिप्लीशन लेयर में N is at higher potential, P is at lower potential, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है. दैट पोटेंशियल डिफरेंस से सिलिकॉन के केस में कितना था? 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में 0.2 वोल्ट. क्या उसे वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं? An important question. Can this potential difference be measured with the help of a voltmeter, however sensitive it be? Give your answer. अच्छा, चलिए बात करते हैं अब. डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या कोई चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है? कोई चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे क्या करंट फ्लो कर सकता है? नो, करंट कैन नॉट फ्लो. करंट फ्लो नहीं करेगा तो वोल्टमीटर काम कैसे करेगा यार? वोल्टमीटर के काम करने के लिए करंट का फ्लो करना जरूरी है, तभी तो निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी. जब वो है ही नहीं तो कैसे करोगे? तो कैसे करेंगे? पोटेंशियोमीटर यूज. Potentiometer is null deflection based, so it can be used to measure the potential barrier, but voltmeter would not give you the right measurement. चाहे तो आप लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, अलग से लिख लेना इसे.
A voltmeter cannot be used. Voltmeter cannot be used to measure potential barrier. Cannot be used to measure potential barrier. Potential barrier as there are no charge carriers. There are no charge carriers present in depletion layer. Depletion region लिख दो राजा. There are no charge carriers present in depletion region. And hence no current can flow. And hence no current can flow. Clear? So that was about कि डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस आप वोल्टमीटर लगा के वहां पे वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते. सो क्या यूज कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर. जैसे पर ए पोटेंशियोमीटर मे बी यूज फॉर दिस पर्पस. वो भी हाईली सेंसिटिव. पोटेंशियोमीटर मे बी यूज फॉर दिस पर्पस. अब बोलो क्या कह रहे हो? क्या एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा के आप उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं जब कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो ही ना कर रहा हो? हम कहते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी. तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? कैपेसिटर को वहां से मेजर करते हैं कि उसको कितनी बैटरी से चार्ज किया. किसी भी क्वेश्चन में आपने ऐसा नहीं देखा होगा. आपने जितना भी किया सब ये किया कि कैपेसिटर के क्रॉस आपने एक डीसी बैटरी लगाई. उस डीसी बैटरी की वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, इसलिए आप कह देते हैं कि कैपेसिटर गॉट चार्ज टू दिस. राइट? सो बिल्कुल कैपेसिटर में से डीसी फ्लो नहीं कर सकती. आप उसके अक्रॉस जब भी एक वोल्टमीटर लगाएंगे तो वोल्टमीटर रीड नहीं कर पाएगा. अब एक चीज और क्लियर करो इसमें. बैटरी पावर 15%. अगर कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अक्रॉस अगर मैं एक एलईडी बल्ब लगाऊं तो क्या वो ग्लो करेगा? यस और नो? कैपेसिटर चार्ज है, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके टर्मिनल्स के बीच में अगर मैं एक एलईडी बल्ब लगा दूं बाहर से तो क्या बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा. भाई बिजली स्टोर करके किसने कर रखी? कहां लेके जाएगा? साथ तो कुछ भी नहीं जाता. अरे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है ना. मान लो कैपेसिटर प्लेट्स है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, दैट चार्ज लाइज इनसाइड. वो एनर्जी स्टोर हो गई ना इलेक्ट्रिक फॉर्म में. अब अगर बाहर से आप बल्ब ज्वाइन करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में करंट तो फ्लो करेगा ही ना. कंडक्टिंग तो है ही. सो जो कैपेसिटर होता है वो मोमेंटरी बैटरी का रोल प्ले करता है. बिल्कुल करता है. तो करंट फ्लो कर जाएगा. यानी वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी. अरे ऐसा क्वेश्चन भी तो कर रखा है तुमने कि एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस 3 वोल्ट तक उसको चार्ज कर दिया तो उसके अंदर एनर्जी कितनी आ गई? हाफ सी वी स्क्वायर. फिर क्वेश्चन होता है कि उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा के उसको डिस्चार्ज किया गया. व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर? अब उसमें आर का थोड़ी ना कोई रोल है. जितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर थी सारी की सारी निकल गई. हाफ सी वी स्क्वायर. अरे कल समझ. हाँ थोड़ा पढ़ाई से नाता बनाए. ये मोबाइल में कुछ नहीं रखा. तो मैं अभी ना बात चल रही थी, ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा आजकल में. इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस बंद. ध्यान से सुन लीजिए. ऑनलाइन क्लासेस बंद. यही आगे प्रैक्टिस करो मेरे साथ बैठ. सिर्फ कुछ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भेजे जा सकते हैं जो मैं YouTube के लिए बनाऊंगा. तो जैसे हम बात कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा YouTube पे काम कर लेता हूँ. मेरी यूनिवर्सिटी में तो समझ ले. मैं मतलब ये सीरियसली कह रहा हूँ आपको कि सिलेबस आजकल में फिनिश हो जा रहा है. उसके बाद हम लोग ऑनलाइन मैटर ऐसे क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि आप घर बैठने के हो गए आदि. हाँ तो कोई बात नहीं. स्कूल के पेपर 2-4 दिन होंगे, तब तक छुट्टी कर दूंगा मैं भी. ठीक है. बट आई वांट प्रैक्टिस मेरे सामने कर. क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे वो स्कोर नहीं आ रहा आपका जो आना चाहिए. याद करो वो दिन जब सामने बैठ के तुम प्रैक्टिस करते थे. एक चीज नहीं है, सर 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 बता देते थे भाई ऐसे होगा. और ऐसा है कि डाउट्स का भी बड़ा औखा सा काम है. तुम्हें लेने पड़े ना तो समझ आए बात. काफी मुश्किल काम. ठीक है. तो गेट रेडी फॉर दैट पर्पस. लिखिए अब आगे. लिखिए शाबाश. हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि बैटरी की तरह से कैपेसिटर काम करेगा. करंट तो फ्लो करेगा. मतलब वोल्टमीटर लगाओगे तो ऐसा आप मान सकते हो वोल्टमीटर के केस में भी कि इमीडिएटली
एक बार वो प्रॉपर आपको पोटेंशियल डिफरेंस शो कर दे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जिस समय कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही है, आप उसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, तो कुछ करंट वहां से डाइवर्ट होगा। इन दैट केस वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, तो सर्किट में करंट आना ही बंद हो गया। अब तो वोल्ट, अगर आपने फिर भी पैरेलल में वोल्टमीटर लगा रखा है, तो करंट सारे का सारा कहां से पास कर जाएगा, वोल्टमीटर में से पास। वो क्या दिखाएगा, बैटरी का पोटेंशियल। अगर हम ये मान लें कि कंडक्टिंग वायर्स में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो वो क्या दिखाएगा, बैटरी का पोटेंशियल दिखाएगा। लेकिन कैपेसिटर से एग्जैक्टली अगर कनेक्ट कर दोगे, तो हम ये मान सकते हैं कि मोमेंटरी करंट फ्लो करेगा, बिकॉज कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी है, वो एनर्जी वोल्टमीटर में जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू पास होके डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फाइन। तो यहाँ पे क्लियर किया कि अगर पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर बनी है, उसमें पोटेंशियल बैरियर बना है, उसे मेजर करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर, बिकॉज दैट इज बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड। उसमें करंट फ्लो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड में मैंने आपको चीजें समझा दी, अब रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स में क्या क्लियर किया, जैसे जैसे आप रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते जाते हैं, तो बैरियर पोटेंशियल की हाइट और बढ़ती जाती है। It becomes more difficult, ध्यान से सुनना और आंसर करना। It becomes more difficult for electrons to jump from conduction band of dash to the conduction band of dash. ठीक है, एक तो ये समझिए कि n जंक्शन p जंक्शन कुछ नहीं होता, एक ही जंक्शन होता है which is pn जंक्शन या np जंक्शन। तो pn बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन, राइट? n टाइप मटेरियल एंड p टाइप मटेरियल। क्लियर? सो बिल्कुल सही कहा आपने। n से n में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स। दे वर सपोज्ड टू गो फ्रॉम n टू p through the process of diffusion, and that diffusion process they actually go from conduction band of n to the conduction band of p. But if there is an energy difference which is equal to E into Vb, Vb stands for potential barrier, so it becomes difficult for those electrons to go from conduction band of n to conduction band of p. Similarly, it becomes difficult for holes which are majority charge carriers in p to go from valence band of p to the valence band of n. Be very clear, जितना नीचे जाएंगे valence band में, the energy becomes comparatively greater, right? Comparatively greater. तो fine. अब बात चल रही है रिवर्स बायस की, उसमें पोटेंशियल बैरियर हाइट बढ़ गई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्रॉसिंग हो गई लगभग बंद। अब कौन सा करंट चल रहा है, माइनॉरिटी ड्रिफ्ट करंट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब है p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और n के अंदर होल्स। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड n से p, ऐसे मतलब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बोल पाए आप। n से p एक जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपनी डायरेक्शन में होल्स को लेके जाएगी, अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएगी, इसलिए n से p जाते हैं होल्स और p से n आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये चल रहा है, एंड दैट इज माइनॉरिटी करंट, and this is called drifting of the minority charge carriers. So this current is known as drift current. This current is measured in microamperes. This current is measured in microamperes. फिर से ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग होगी वो कंडक्शन टू कंडक्शन होगी, होल वैलेंस बैंड टू वैलेंस बैंड। ठीक है, when we talk about electron hole recombination, then what exactly has happened? When we talk about electron hole recombination, what do you understand by electron hole recombination? मात्रिका? नहीं. I'm not saying what does it result in. I'm saying how would you define electron hole recombination? How is it exactly taking place? As we said, when we talk about majority charge carriers current, that means electrons from n side are going to p side, conduction to conduction. Holes are going from p to n, कहां से कहां फिर वापस वैलेंस बैंड टू वैलेंस बैंड। बट आई एम आस्किंग इज, अब आप ये बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है उस समय क्या हो रहा होता है। इसका ब्राइटनेस लेवल कम करता हूं, अब बताएं जरा। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। जो होल क्रिएट हुआ है वो जाके होल को फिल कर देता है। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल को फिल करता है।
That is recombination, and this results in release of energy. तो अभी मान के चलिए इसमें conceptual questions यही बनते हैं पीएन जंक्शन के अंदर कि भाई कहां से कहां इलेक्ट्रॉन गया, कहां से कहां होल गया. तो मैंने काफी बार आपको ये रिपीट करके समझा दिया. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए फाइन. So in reverse bias current is in microamperes because it is due to minority charge carriers. Now the question arises, how does this current vary? तो आपने देखा कल की वेरिएशन कैसी होती है. It goes like this, almost constant, and then suddenly increases. तो इसे जरा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लें. क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? Why doesn't reverse current increase with increase in voltage? So the answer is number of minority charge carriers is very small, and even a small reverse voltage is sufficient to make them cross the junction. So increase in voltage does not increase current. जितने चार्ज कैरियर्स थे उनको स्मॉल वोल्टेज इजीली क्रॉस करवा पा रही है. तो अब वोल्टेज बढ़ाने से करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. इट बिकम्स सैचुरेटेड. फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ओके देन व्हाट इज रिवर्स ब्रेकडाउन? रिवर्स ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? व्हेन द रिवर्स बायसिंग वोल्टेज exceeds up to a increased up to a certain value which is very high, such that electric field becomes so high in depletion region that it starts pulling electrons out of the covalent bonds, right? Then suddenly the number of electrons and holes becomes very large, resulting in large current. So it increases suddenly. That is reverse breakdown. ब्रेकडाउन मतलब डायोड के मटेरियल का ब्रेकडाउन हो गया जो करंट को अलाउ नहीं कर रहा था, वहां पे सडनली करंट बहुत ही ज्यादा. ठीक है, चलिए फाइन. तो अब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. ये ब्रेकडाउन के बारे में एक बार लिख लेते हैं. राइट डाउन रिवर्स ब्रेकडाउन. रिवर्स ब्रेकडाउन, तो ये भी ध्यान रखना रिवर्स ब्रेकडाउन दो तरह का होता है, एक जीनर और एक एवलांच. आपके सिलेबस में जीनर था, वो इस बार रहा नहीं, बट मैं आपको दोनों के बारे में समझा दूंगा. ठीक है, आपने लिखा रिवर्स ब्रेकडाउन, मेंशन करें. इट इज बेसिकली ऑफ टू काइंड. नंबर वन जीनर ब्रेकडाउन, ZENER, जीनर. जीनर ब्रेकडाउन, इसमें क्या मेंशन करना है? लिखिए इन heavily doped PN junction diodes, when reverse voltage is increased, comma, at a specific voltage, electric field, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? जंक्शन इलेक्ट्रिक. At a specific voltage, junction electric field becomes so high that it pulls out electrons from covalent bonds in the depletion region. इसमें इन और नियर वर्ड यूज कर देते हैं, बट एग्जैक्टली क्या कंसीडर करोगे? जंक्शन के आसपास सारा रीजन कौन सा है? डिप्लीशन. इट पुल्स आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन रीजन. ठीक है, फाइन. ये कौन सा ब्रेकडाउन है? जीनर ब्रेकडाउन. तो ऑब्वियसली करंट बिकम्स वेरी लार्ज सडनली. तो इसकी खास बात पता है क्या है? आप देखो, वोल्टेज में कोई चेंज हो नहीं रहा, करंट एकदम से ज्यादा हो गया. ये ना, लिखो स्टार मार्क करके. करंट increases enormously without almost any change in voltage. Current increases enormously without almost any change in voltage. And this
property is used for voltage regulation. This property is used for voltage regulation. वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेट करना मतलब क्या है कि भाई पीछे से जो मर्जी फ्लक्चुएशंस आ रही हो, आपके घर में वोल्टेज सेम बनी रहेगी, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब इसको ना एक और तरीके से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। इवन फॉर अ लार्ज वेरिएशन इन करंट द वोल्टेज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, लिख दें as even for a large variation in current, even for large variation in current, comma, the voltage remains same. Voltage remains same. ठीक है, तो दिस इज व्हाट है। अब जीनर का जो यूज है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, सिर्फ इतना आपको समझा दिया कि रिवर्स बायस के लिए स्पेशली बनाया जाता है, हेवीली डोप्ड बनाया जाता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। कारण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत लार्ज करंट वेरिएशंस पे भी वोल्टेज फिक्स्ड रहती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या था, वोल्टेज को फिक्स। ठीक है, और सेकेंड है लिखिए एवलांच, AVLANCHE। एवलांच ब्रेकडाउन। अभी एवलांच ब्रेकडाउन होता है लो डोपिंग वालों के अंदर। देखिए in lightly doped PN junction diode, lightly doped PN junction diode, comma, junction width is large। ठीक है ना, जीनर में तो जंक्शन विड्थ स्मॉल हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ज्यादा हो गई है। जब डोपिंग कम रखोगे तो जंक्शन विड्थ ज्यादा होगी, जंक्शन विड्थ इज लार्ज and hence electric field is small, and hence electric field is small। But the accelerated electrons in depletion region, accelerated electrons in depletion region result in secondary emission, result in secondary emission, secondary emission of electrons from bones। from bones मतलब ये क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करके आते हैं और बॉन्ड्स में से हिट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। दिस वे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड। वेट पे तो पड़ता ही है, आपको स्पेसिफिकली कल लिखवाया भी गया कि डोपिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने क्लियर किया कि इफ डोपिंग इज इंक्रीज्ड उससे पोटेंशियल बैरियर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट द विड्थ रिड्यूसेस। विड्थ रिड्यूस होने से और बैरियर ऑलमोस्ट सेम रहने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीनर में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और एवलांच में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक होती है, बट लॉन्गर रीजन में होती है। सो वो इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक्सेलरेट करवा पाती है ताकि वो सेकेंडरी एमिशन करे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। फाइन, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम के लिए इस बार तो 100% श्योर लिख लो मेरी तरफ से, रेक्टिफायर 100% श्योर लिख लो, इस बार आएगा ही। रेक्टिफायर, ठीक है, क्या है रेक्टिफायर? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का डिवाइस। लिखिए, ए रेक्टिफायर converts alternating current into direct current, converts alternating current into direct current by using diodes, PN junction diodes, by using PN junction diodes। प्रिंसिपल लिख लेते हैं, क्या प्रिंसिपल है? अभी आज क्लास जब शुरू करी तब से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि when the diode is forward biased the resistance offered is negligible,
But when it is reverse biased, then the resistance offered is enormous. एक ideal PN junction diode reverse bias में करंट बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा और forward bias में रेजिस्टेंस जीरो ऑफर करेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं? PN junction diode when forward biased allows the current flow and when reverse biased does not allow the current flow. तो एक स्विच की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, लिख दें प्रिंसिपल में. प्रिंसिपल लिखें. A PN junction diode offers no opposition. PN junction diode offers no opposition and allows current flow when forward biased. When forward biased. Whereas offers very large resistance when reverse biased. Offers very large resistance when reverse biased and doesn't allow current flow. Doesn't allow current flow. ठीक है, तो बस इतनी सी प्रॉपर्टी यूज कर ली है जो हमने अभी सीखी कल और आज में. फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा. फॉरवर्ड बायस में ऑपोजिशन ऑफर्ड नेग्लिजिबल है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ऑफर्ड या बोले कि ऑपोजिशन ऑफर्ड बहुत ही लार्ज. तो अब ये जो रेक्टिफायर है दो तरह का होता है, हाफ वेव एंड फुल वेव. लिखें, इट इज ऑफ टू काइंड. इट इज ऑफ फॉलोइंग टू काइंड. नंबर 1, हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. अब जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, हाफ वेव आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा. जो एसी की फुल साइकिल होती है उसमें से हाफ साइकिल पे काम करेगा, हाफ पे काम नहीं करेगा. सेकंड लिख दें, फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर, अगेन द नेम सजेस्ट पूरी की पूरी वेव पे रेक्टिफिकेशन का काम. तो बनाते हैं, समझते हैं अच्छे से. सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? आप पहले यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर. इधर आप ज्यादा टर्न्स दिखाना और ये बन गया इसका कोर, समझते हैं? और इधर दिखाना टर्न्स बहुत ही कम. बस इधर आप अप्लाई करते हैं एसी और इधर आप दो डायोड्स लगाएंगे, वन लाइक दिस, अनदर वन लाइक दिस. और इधर आप शो कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस. अच्छा, दो क्यों लगा? हम तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं ना. ये बता, ये लोड रेजिस्टेंस है आर. दिस इज द डायोड. यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगी एंड दिस एक्ट्स एज इनपुट. हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया जो हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करेगा. सपोज 220 से 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया उसने. बनाते जाएं, सुनते जाएं. सपोज 220 से 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया. अब एक 10 वोल्ट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपर एंड पॉजिटिव बनेगा, लोअर एंड नेगेटिव बनेगा. अगर डायोड को ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल पे और एन साइड है लोअर पोटेंशियल पे. यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग हो गई. फॉरवर्ड बायसिंग हो गई तो करंट अलाउ हो जाएगा. करंट अलाउ होगा तो ऐसे करके यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा. उस करंट की वजह से आपको आउटपुट मिल जाएगी. पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आप कंसीडर करोगे तो इट इज लाइक दिस. इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल upper end is positive, lower end is, the upper is at higher potential as compared to lower. So this is at higher, this is at lower. So we can put plus and minus. Fine. So an output is obtained which has similar variation as the current. Current has similar variation as this voltage. तो आपको ये वाली चीज आउटपुट में मिलेगी. ठीक है. और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो अपर एंड becomes negative and lower becomes positive. P is at lower potential, N is at higher potential. So the diode is in reverse bias, doesn't allow current flow, no output is obtained. यानी इसके लिए तो आपको आउटपुट मिल गई, इसके लिए कुछ नहीं मिला. यानी हाफ वेव पे तो करंट आ गया, हाफ में नहीं. ठीक है.
डायग्राम बना लिया आपने? नाउ राइट डाउन. It consists of number one, a step down transformer, which converts high voltage AC into low voltage AC. Which converts high voltage AC into low voltage AC. ठीक है, हाई वोल्टेज एसी इंटू लो वोल्टेज एसी. फिर साथ में लिखें ए डायोड डी, सेकंड पॉइंट में आ जाएगा. डायोड डी which works during positive half cycle and allows the current flow और फिर finally load resistance RL across which output is obtained. Across which output is obtained. ठीक है, डन. ये बता दिया क्या क्या था. अब लिखिए वर्किंग में लिखिए during positive half cycle of the input AC, during positive half cycle of input AC, यहां पे देखिए सेकेंडरी में इस एंड को ए लिख सकते हैं, इस एंड को बी लिख सकते हैं. During positive half cycle of input AC, लिखिए and A of secondary is at higher potential than end B. And A of secondary is at higher potential than B. So the diode becomes forward biased. And current flows with similar variation as the input voltage. ठीक है, फिर मेंशन कर दें आउटपुट वोल्टेज इज obtained across load resistance. Which has similar variation in positive half cycle. राइट. अच्छा, इसके बाद क्या करें, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बना दीजिए. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, during negative half cycle of input AC, the diode becomes reverse biased, comma, allows no current flow, and hence no output is obtained.
output is obtained across load resistance. Across load resistance. ठीक है भाई, आसान है एकदम। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आउटपुट मिली और नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिली। तो अब बनाइए ये वेवफॉर्म मेरे साथ साथ, ये शो करिए इनपुट है V इनपुट, ऐसे करके एटलीस्ट 2 वेवफॉर्म्स बना, एटलीस्ट 2 वेवफॉर्म्स, और इनके करस्पॉन्डिंग V आउटपुट को प्लॉट कर लेते हैं। V आउटपुट, तो आप देख सकते हैं जो दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल है उनके लिए तो आउटपुट मिल जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी आपको आउटपुट मिलेगी, अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कौन, अब फिर वापस से आपको आउटपुट मिलेगी, फिर से कुछ नहीं मिलेगा। So this actually gets converted into this in a half wave rectifier. V input, V output. अब प्रॉब्लम ये है कि हम जिसे डीसी कहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इट शुड रिमेन कांस्टेंट, बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट डीसी, इट इज डीसी बट फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, as current through load resistance, as current through load resistance is unidirectional, current through load resistance is unidirectional, so output obtained is DC. Output obtained is DC, but it has fluctuations. मिनिमम से मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, तो इस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, अब इसको सेटल करने के लिए क्या करते हैं, एक फिल्टर सर्किट लगा है। फिल्टर सर्किट क्या है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। क्या करते हैं, ये जो आउटपुट है ना, इसे उठा के यहां से देखना, यहां से आउटपुट उठा के सीधी ऐसे एक सर्किट में डाल दीजिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं भी है, बट ये सर्किट अलग से डिफाइन कर रहे हैं इसीलिए ऐसे बना रहा हूं। ये कैसा सर्किट है, फिल्टर सर्किट है। इस फिल्टर सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस। अब इसके क्रॉस आप एक्चुअल आउटपुट देखने की कोशिश करें, होता क्या, ध्यान से सुनना। जब ये आउटपुट आएगी यहां से, जैसे जैसे इंक्रीज करेगी कैपेसिटर को चार्ज करेगी, जब इंक्रीज करेगी कैपेसिटर को चार्ज करेगी, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब जब ये चार्ज हो गया तो करंट फ्लो बंद हो गया। अब करंट फ्लो बंद हो गया तो आगे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चिराग आप कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, आपने पढ़ा हो तो फिल्टर सर्किट? नहीं। तो मैं आपसे एक ऑप्शन मांगता हूं, शुड आई गो विद दिस काइंड ऑफ सर्किट और दिस काइंड ऑफ? मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आप मुझे सी आर ऐसे लगाया जाए या ऐसे। अगर ऐसे लगाता हूं तो ड्यूरिंग राइज ये चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वोल्टेज डिक्रीज करेगी तो क्या करेगा, क्या ये इधर कुछ सपोर्ट भेज सकता है? जबकि इधर देखना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही ये वोल्टेज डिक्रीज करने की कोशिश करती है तो कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है, सच दैट कि इसका जो डिस्चार्जिंग रेट है वो इसकी फ्रीक्वेंसी से, मतलब डिस्चार्जिंग रेट का मतलब जितने टाइम में ये डिस्चार्ज होगा वो टाइम इसके टाइम पीरियड से ज्यादा होना चाहिए ताकि स्लो डिस्चार्ज हो। सोचो क्या होना है, ये चीज इनपुट पे है यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग इतना तो बना ही बना, ऊपर तक चला गया। अब जब ये वोल्टेज कम होने लगी तो कैपेसिटर इधर से डिस्चार्ज होकर वोल्टेज को मेंटेन करना चाहता है। वोल्टेज कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग रेट हमें रखा है स्लो, टाइम कांस्टेंट रखा है ज्यादा। याद है आपको, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आरसी। आरसी हम लार्ज रख लेते हैं जिससे कि ये आसानी से डिस्चार्ज ना हो पाए, तो भैया बड़ा स्लो डिस्चार्ज करता है। तो
स्लो डिस्चार्ज करता है तो करंट को मेंटेन कर लेता है, करंट मेंटेन हो गया तो यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज मेंटेन हो जाती है। अब जैसे से डिस्चार्ज हो गया यहाँ तक पहुंचा, इतने में वापस यहाँ से साइकिल आ गई, वापस यहाँ से साइकिल आ गई तो क्या करेगी, दोबारा से इसको चार्ज कर देती है, ये दोबारा से चार्ज हो गया, फिर ये दोबारा से डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है, फिर दोबारा से चार्ज हो जाता है, फिर डिस्चार्ज होता है, समझ रहे हैं? तो ये कहानी। तो जो चीज आपको यहाँ इतनी फ्लक्चुएशन में मिल रही थी वो इस तरह से कन्वर्ट, और रियलिटी ये है कि ये एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बजाय क्या यूज करते हैं, फुल वेव। ठीक है, तो अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फुल वेव रेक्टिफायर के बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग समझाऊंगा, क्योंकि somebody could ask सर ये तो वेरिएशन आ रही है जैसे एसी में आती है, बिल्कुल आ रही है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है जिसको एक और स्टेप से पास थ्रू करवाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। तो पहले एक बार फुल वेव रेक्टिफायर कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। लिखिए, हाँ, इससे रिलेटेड एक चीज और मेंशन कर देते हैं। आपको क्या लगता है इसमें कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम एज इनपुट है, डबल होगी या हाफ होगी? इनपुट ऐसे थी, देखिए इनपुट ऐसे थी, आउटपुट कैसे है, ऐसे। So what can you say about the frequency? Does the frequency remain same, has become double or has become half? पुश करो। फ्रीक्वेंसी सेम, कारण समझिए इसका रिपीटेशन तो यहीं से शुरू हुआ है क्यों बच्ची, और फिर रिपीटेशन यहां से शुरू हुआ है, इसके अंदर भी रिपीटेशन तो यहीं से शुरू हुआ है, फिर से रिपीटेशन यहीं से शुरू हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज। लिखिए, लिखिए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी is same as input frequency in half wave rectifier, in half wave rectifier, half wave rectifier। ठीक है, आप बताएंगे, कोई आंसर करने की कोशिश करे, व्हाट हैपेंस टू द एम्पलीट्यूड? हाँ, थोड़ी बहुत कुछ कम हो जाएगी, कारण सिंपल, उसका जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस तो आपने आउटपुट ऑब्टेन कर ही ली, जो भी ड्रॉप हो वो किसके क्रॉस हुआ, डायोड के क्रॉस। अब डायोड में वोल्टेज का कितना ड्रॉप काउंट करोगे फॉरवर्ड बायस के अंदर, 0.2 वोल्ट या 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब ये ध्यान रखना, when you use silicon or germanium in forward bias, you consider a potential drop of 0.2 volt or 0.7 volt in their case, germanium and silicon, that is what happens, that's why voltage level reduces a little। लेकिन मतलब अब क्या होता है, ये जो सर्किट्स हैं ये एनालॉग की बजाय डिजिटल में ज्यादा यूज होते हैं, और डिजिटल में 0-1 चलता है, पता है कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0-1। अब भैया 4.3 भी उतना ही है जितना 5 है, क्योंकि वो हाई है, बस ये मतलब। ठीक है, सो बिल्कुल जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी एम्पलीट्यूड इनपुट वोल्टेज से कुछ कम रहे, बिकॉज देयर वुड बी सर्टेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जंक्शन टाइप। अगर आइडियल लिख दिया तो सेम बनानी पड़ेगी, दैट इज। अब लिखिए जरा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में इनिशियल सर्किट तो सेम दिखाई देता है, यानी आप ऐसे ही करके इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, पर इसमें अब आगे चेंज आ जाएगा, एक डायोड इधर D1, एक इधर D2, और सेंटर टैपिंग यूज होती है रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए, लोड रेजिस्टेंस। दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर, इनपुट वोल्टेज AC, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, two diodes D1 and D2, and a resistance connected through center tapping, and A and B, and this is T टैपिंग को शो कर रहा है, सेंटर पे टैपिंग है, X और Y लिख रहा हूं जहां से आपको
आउटपुट ऑब्टेन। ठीक है, सो राइट डाउन। देखो इसका जॉब और इसका प्रिंसिपल तो सेम है जो पहले था। यहाँ पे यूज क्या किया है लिखिए जरा। इनपुट AC is applied through a transformer, step down transformer. Input AC is applied through a step down transformer. Step down transformer. फिर नेक्स्ट पॉइंट में टू PN junction diodes D1 and D2. Two PN junction diodes D1 and D2 are connected to the secondary. Are connected to the secondary using a load resistance through center tap. Using a load resistance through center tap. ठीक है, सेंटर टैप या सेंटर टैपिंग। सो दो डायोड्स D1 D2 आ गए। अब देख ले कैसे बनाए आपने आगे की तरफ। यहाँ पे आपने T बना दिया, X Y से आप आउटपुट ऑब्टेन। डन है। अब एक फटाफट से समझ लो होगा क्या। देखिए जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उसमें A will be at higher potential as compared to T and T will be at higher potential as compared to B। क्योंकि आपको D1 D2 दोनों को सेपरेटली देखना है ना, that's why we need to talk about this। A is at higher potential than T, T is at higher potential than B। So देखिए जो D1 है, D1 का P is at higher potential and N is at lower potential। D2 का P is at lower potential and is at higher potential। So D1 becomes forward biased and D2 becomes reverse biased। So D1 conducts, D2 does not conduct during positive half cycle। तो इसमें एक करंट ऐसे करके फ्लो करेगा ऐसे। तो जो आप ये देखेंगे ऐसे, चलो ये जो देखेंगे लोड रेजिस्टेंस, इसके थ्रू करंट कौन सी डायरेक्शन में गया, Y टू X चला। ठीक है, अब बात आती है नेगेटिव हाफ साइकिल। During negative half cycle, this end B will be at higher potential as compared to T and T will be at higher potential as compared to A। तो इससे क्या होगा, D2 will be forward biased and D1 will become reverse biased। क्लियर हुआ आपको? देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो P at lower, P at higher। सो forward biased and reverse biased। तो D1 कनेक्ट नहीं करेगा, D2 कनेक्ट करेगा। D2 कनेक्ट करेगा तो भाई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इधर से मैं I1 लिख देता हूँ इसके करंट को, और इसके करंट को I2 लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो I1 I2 लोड रेजिस्टेंस से तो एक ही डायरेक्शन में पास हुए हैं, यानी Y टू X, यानी आउटपुट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। सो व्हाट वी ऑब्टेन इज DC। सो दिस इज द फंक्शन। एग्जैक्टली। तो जो एम्पलीट्यूड मिलेगी आपको वो सेम। लिखिए जरा वर्किंग। वर्किंग देखिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल at input, during positive half cycle at input and A of secondary is at higher potential than center tap T whereas T is at higher potential than and B। A is at higher potential than T, T is at higher potential than B। हो गया? लेकिन this results in forward biasing of D1, forward biasing of D1 and reverse biasing of D2। reverse biasing of D2।
So current flows only in upper half. Current flows only in upper half along the paths AD1 by XTA. AD1 by XTA क्लोज लूप बना देंगे, उसमें करंट फ्लो की थ्रू लोड रेजिस्टेंस, along path through load resistance. ठीक है, आप लिख सकते हैं this has similar variation as the input voltage. This has similar variation as the input voltage. ठीक है, अब चेक जो आप उसमें हाफ वेव में कहना चाह रहे थे वो यहाँ क्लियर करता हूं। सेकेंडरी पे जो भी वोल्टेज आई वो आधी आधी डिवाइड, सेकेंडरी पे जो भी वोल्टेज आई वो आधी आधी डिवाइड हो गई, जबकि हाफ वेव में क्या था, जितनी सेकेंडरी पे आई थी वो सारी की सारी डायोड के क्रॉस आ गई। तो एक ड्रॉबैक होता है वहां पे जितनी वोल्टेज सेकेंडरी में आ रही थी सारी की सारी डायोड के क्रॉस आ रही है, तो डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जितनी ही वोल्टेज सेकेंडरी में आई है उसकी आधी ही रिवर्स से लगती है। क्लियर हुआ? सो पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पे हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू हाफ। हाँ, मतलब ब्रेकडाउन नहीं करवा रहे हैं, ब्रेकडाउन तो हाफ वेव में भी नहीं करवा रहे, जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो हो गया तो डायोड खत्म हो गया, रिप्लेस करना पड़ेगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन इन हाफ वेव इज मोर एज कंपेयर टू फुल। ये बात समझ में आई आपको? सोचिए, ये वेरिएशन के बारे में लिख दिया हम लोगों ने। अब लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बना के, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल लिखें, and B is at higher potential than T, and T is at higher potential than A. B is at higher potential than T, and T is at higher potential than A. Higher potential than A. तो लिखें, so diode D2 becomes forward biased. Diode D2 becomes forward biased, whereas D1 gets reverse biased. D1 becomes forward biased and D2 gets reverse biased. D2 forward, D1 reverse. ठीक है ना? D2 forward, D1 reverse. अब लिख सकते हैं, hence current flows through load resistance along the path. Current flows through load resistance along the path. आज यहां पाथ क्या बनेगा? B D2 by X TB. B D2 by X TB. क्लियर? अब यहाँ पे खास बात क्या हुई, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की डायरेक्शन रिवर्स चेंज नहीं हुई। स्टार मार्क करके लिख दें, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आया, रिमेन्स सेम। So we obtain DC as output. We obtain DC as output. Direction of current through load resistance remains same or doesn't change. So we obtain DC as output.
ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। सारी कहानी कहां से समझनी है भाई? डायोड फॉरवर्ड बायस तो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे अपर हाफ जो है वो पहले फॉरवर्ड बायस हुआ, लोअर हाफ बाद में फॉरवर्ड बायस हुआ। तो अपर हाफ में करंट फ्लो किया इन दी पॉजिटिव हाफ साइकिल और लोअर हाफ में करंट फ्लो हुआ इन दी नेगेटिव हाफ साइकिल, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट टू लोड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। सो व्हाट वी ऑब्टेन एट आउटपुट इज डीसी। तो अब कुछ ग्राफ्स बनाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं वोल्टेज शो कर रहा हूँ ए के अक्रॉस, देखिए D1 के अक्रॉस, D1 के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके। ये किसके लिए बनाया हमने? D1। और इसी समय D2 में क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है एकदम, यानी यहां नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। So this was for D1, this was for D2. D1 D2। अब बनाएंगे आउटपुट। आउटपुट कैसे दिखेगा? आउटपुट ओके भाई, देखो ए जो ए एंड था उसके अकॉर्डिंग D1 पे ये वोल्टेज दिखाई दे रही थी और बी के अकॉर्डिंग D2 पे ये वोल्टेज दिखाई दे रही थी एट सेम टाइम। बट होता क्या है, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेगा, फिर ये कंट्रीब्यूट करेगा, फिर ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो सारे हाफ साइकिल्स में वी आर गोना गेट सम आउटपुट। सो आउटपुट ऑब्टेन गोज लाइक दिस, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन। तो आपको यहाँ एग्जाम में D1 D2 के अक्रॉस पोटेंशियल और आउटपुट पे पोटेंशियल सभी शो कर। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्पेशली, देखो चेक, ये जितना आपने वोल्टेज लेवल शो किया है वो पूरा दिखाई देगा, यानी जितना इधर आया था उसका आधा इधर दिखाया है, पूरे का आधा इधर दिखाया है, तो ये उसका आधा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो जितना यहाँ पे शो कर रहे हैं ये तो एज इट इज आउटपुट में जाए। ठीक है, सो इसको लेके कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखना। बिल्कुल है कि सेकेंडरी पे जो भी वोल्टेज आएगी उसकी आधी ही फोर्थ बायस में जाएगी, इसीलिए एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। डन है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट जो ऑब्टेन हुई वो डीसी तो है लेकिन फ्लक्चुएटिंग डीसी, तो लिख सकते हैं सो वी ऑब्टेन अ फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट। फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ कहना है आपको? डज इट रिमेन सेम, बिकम डबल और बिकम हाफ? बात क्या कहते हो? अच्छा, मैं अगर तुम्हें एक दिन में सेंटर पे दो दो बार बुलाने लगूं तो आने की फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी कि डबल हो जाएगी? क्या कहते हो? सोच लो, मतलब आपने आना है, अगर मैं सेंटर पे हर रोज दो दो बार बुलाने लगूं तो आपकी आने की फ्रीक्वेंसी, विवेक कह रहे सर मैं तो नहीं आ पाऊंगा, है ना? सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डबल। अब यहाँ देखना, यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, क्या ये दो बार आया? यानी इसके आने का टाइम आधा हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई डबल। बताओ आपने हाफ क्यों बोली? ठीक है, सो समझे, लिखिए जरा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल एज कंपेयर टू इनपुट। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल एज कंपेयर टू इनपुट। एज कंपेयर टू इनपुट। ठीक है बच्चों, अब लिख दीजिए its output is actually fed, its output is actually fed to a filter circuit, to a filter circuit which reduces these fluctuations, which reduces these fluctuations and provides an output of almost constant, output which is almost constant, provides output which is almost constant, almost constant। तो ये फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है देख लें।
कैपेसिटर और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस C एंड R। इधर आ रही है वो फ्लक्चुएटिंग डीसी आपकी। आप जानते हैं कैपेसिटर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट को अपने में से पास करवाता है, लो फ्रीक्वेंसी पार्ट को पास करवाता है। कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होती है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। बाकी पेपर दे रहे नहीं दे रहे हैं, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा डीसी की कितनी होती है, 0। इसलिए डीसी को ये कोई मतलब इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करता है। वी यूजुअली से फ्रेज कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ये याद रखते हैं हम लोग। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर करता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट को लो पोजीशन ऑफर करेगा। तो इसमें ये जो फ्लक्चुएशन पार्ट है, मान लो वो यहां से निकल गया और जिस जिस पार्ट में फ्लक्चुएशन नहीं है वो इधर पहुंच गया। एक तरीका तो ये होता है एक्सप्लेनेशन कि आने वाले पार्ट के अंदर आप देखते हैं यहाँ फ्लक्चुएशन शो हो रही है, तो जो हाई फ्लक्चुएशन पार्ट है वो कहां से पास कर गया, कैपेसिटर से, और लो फ्लक्चुएशन पार्ट कहां पहुंच गया। बट हम दूसरे वाला एक्सप्रेशन समझेंगे तो शायद आपको और क्लियर करेगा। ड्यूरिंग दिस साइकिल कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड up to its peak. When this voltage tends to fall down, capacitor discharges through resistance, maintaining the voltage level. Right? And we keep the time constant large. Right? इसके टाइम पीरियड से और इसका टाइम कांस्टेंट होगा लार्ज, यानी कि जो RC है टाइम कांस्टेंट, इट विल बी ग्रेटर देन द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से डाल लो इसको आगे बस में, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग है वो स्लो होगी, जिससे अगर आपको ये इनपुट मिली थी तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसी मिलेगी। आउटपुट में एक बार तो ऐसे जाएगा, फिर हल्का सा नीचे गया, यहां से वापस उड़ गया, फिर हल्का सा नीचे, फिर वापस उड़ गया। समझ रहे हैं? सो दिस इज व्हाट कीप्स ऑन, सो दिस काइंड ऑफ आउटपुट इज ओवर। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का पढ़ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का पढ़ना, दैट इज ओनली अबाउट डिस्चार्ज। इसकी तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी ना, आइडियली आप सोचो तो कांस्टेंट होगी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होगी। हाँ जी, समझ रहा है? तो लिख दे फटाफट, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट देखिए, बेसिकली कंसिस्ट्स, it basically consists of a parallel combination, basically consists of a parallel combination of a capacitor and resistance, capacitor and resistor, capacitor and resistor, such that the time constant उसको RC लिखेंगे, टाइम कांस्टेंट RC is greater than the time period of input fed, time period of input fed। ठीक है, बस एक लाइन और लिख दो। During increase in input, comma, capacitor charges, and then when the input voltage reduces, comma, capacitor discharges very slowly, maintaining almost same output across R,
अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रियलिटी में 3 स्टेज होती है, ये सेकंड है ना फिल्टर वाला, इसके बाद एक स्टेज और आती है, कौन सी? जीनर डायोड की स्टेज आती है, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। ये हो गया, हो जाएगा। तो आर के अक्रॉस आपको मिलती है आउटपुट, वो मैंने क्लियर कर दिया कैसे, ये इनपुट थी और ये आउटपुट, तो इसने नहीं बनाया, वो बना के रख ले। फिल्टर सर्किट को जो इनपुट मिल रही थी वो ये थी और इसकी आउटपुट ऐसे। परफेक्ट डीसी तो नहीं मिल पाई ना अभी, बनाना है, शाबाश। हो गया ड्रॉ, एक बार ऊपर तक लेके जाए, फिर ऑलमोस्ट थोड़ा सीधा यहाँ तक, मिडिल तक, मिडिल मिडिल से थोड़ा सा पहले तक, वहां से फिर ऊपर उठाए मिडिल तक, फिर नीचे लेके जाए थोड़ा पहले तक, फिर ऊपर उठाए, फिर ऐसे। मतलब अगर एग्जैक्टली कोई कहे कि सर कहाँ से करना है, तो ये समझो कि ये वाला पार्ट यहाँ आ जाना चाहिए, ये वाला पार्ट एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा चला गया, सो ठीक है फाइन। अब लिखिए another stage is required, स्टार मार्क करके लिखिए another stage is required to get perfect DC, another stage is required to get perfect DC, where Zener diode is used as a voltage regulator, where Zener diode is used as a voltage regulator, used as voltage regulator। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया आपको ठीक से। सो ये था भाई हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ये सब चीजें बहुत अच्छे से याद कर दो आज। दोनों का प्रिंसिपल सेम है कि डायोड फोर्थ बैच में कंडक्ट करता है और रिवर्स बैच में डज नॉट कंडक्ट। आउटपुट रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट सेम डायरेक्शन में मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, मैं एक सर्किट और बनवा रहा हूं आपको, जो ब्रिज रेक्टिफायर है, वो भी एक फुल वेव रेक्टिफायर। वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज कंपैरेटिवली आधी आती है इससे। तो देखिए जरा, लिखिए ब्रिज रेक्टिफायर, ये सीबीएसई पार्ट में नहीं आता, ब्रिज रेक्टिफायर। तो भाई इनपुट यहां पे आ गई आपकी आउटपुट। अब इससे आगे का सर्किट देखते हैं। यहां से मालूम है इधर करंट लेके जाना चाहता हूं, तो पीएन जंक्शन डायोड बनाए, राइट। इस पीएन जंक्शन डायोड से क्या करो, बीच में यहां पे ऐसे रेजिस्टेंस लगाओ और इधर से वापस ऐसे ही सेम एकदम एक डायोड और लगाओ। तो D1 D2 आरएल के थ्रू आपको आउटपुट प्रोवाइड करें। बनाए, शाबाश, बनाए बनाए। जो मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं उसकी बैटरी ड्रेन आउट होने वाली है, तो किसी भी समय बंद हो जाएगा, फटाफट बंद। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख सकते हैं ये एंड हायर पोटेंशियल पे, एंड लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो यहां से ऐसे करके करंट फ्लो कर, सॉरी कौन सा वाला, अगर ये एंड हाई पे है, ये एंड लो पे है सेकेंडरी में, तो आप देखो ना यहां से इसका भी पी इधर है और इसका भी पी इधर है, दोनों कनेक्ट कर जाएंगे, जिससे कि ऐसे करके आपको आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, जब ये वाला एंड हायर पे होगा तो इधर से जाएगा, इधर आप ऐसे करके डायोड बनाए, मतलब इसका पी इस तरफ है, इससे उल्टा बने, ये फॉरवर्ड बैच हो जाएगा, करंट इधर आएगा, इधर से फिर से D3 D4। तो मैंने नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग, तो फटाफट से देख लें, D1 और D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल में फंक्शन करेंगे और D3 और D4 नेगेटिव हाफ साइकिल में फंक्शन करेंगे।
फिर से आप देख सकते हैं लोड रेसिस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। पहले देखा तो D1 से D2 x से y जा रही है और फिर D3 से D4 उसमें भी x से y जा रही है, तो डायरेक्शन रिमेंस सेम। गॉट इट? तो जो भी सेकेंडरी में वोल्टेज है वो दो डायोड्स में डिवाइड होके यूज हो जाती है, तो इसका मतलब वोल्टेज रिड्यूस नहीं होती, आपको कंपैरेटिवली हायर एम्पलीट्यूड मिल पाती है। सबको आया समझ में? यहाँ कंपैरेटिवली हायर एम्पलीट्यूड मिल पाएगी, सो बेटर यूजेज हो पाता। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। ये वाला पार्ट एज आई टोल्ड इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। तो अभी आपका सिर्फ तीन चीजें बच गई हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कौन कौन से? एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल। बस कल की क्लास में से फिनिश कर देंगे, ठीक है? सो कल सेमीकंडक्टर की लास्ट क्लास मान के चलिए। अब फॉर्मूला वाइज सारी चीजें करने वाइज एनसीईआरटी बैक एक्सेस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें कोई ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन लगे तो वो छोड़ देना। डायोड के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पहले मेरे ख्याल 4-5 क्वेश्चन आप कर पाएंगे जिसमें रेक्टिफायर तक के क्वेश्चन, ठीक है? फाइन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक चीज और आपके इस वीक के टेस्ट डिसाइड करने थे, कौन सा टॉपिक बोला था मैंने आपको करने के लिए? सर्कुलर मोशन? नहीं नहीं, कुछ और बोला था। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? इन दोनों टॉपिक्स के टेस्ट रखवा देता हूं। और +2 में से आपका डुअल नेचर एटम हो गया, न्यूक्लियर रहता था, अब न्यूक्लियर को रेडियोएक्टिविटी देंगे पक्का, तो न्यूक्लियर भी रुक जाता हूँ, रेडियोएक्टिविटी करवाने के बाद ही करवाऊंगा उसका टेस्ट, ठीक है? अब उठा लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में से कोई, बताएं कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैट्स बोल दूं, सबने रिवाइज किया होगा एग्जाम के लिए। सो अब आपके इस वीक में दो मेजर टेस्ट होने हैं प्रैक्टिस के, 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, देखता हूं। एक में सेंटर ऑफ मास, एक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक में इलेक्ट्रोस्टैट्स। हाँ, कैपेसिटेंस तक का। आरसी सर्किट नहीं दूंगा, मतलब आरसी वाला कौन सा होगा उसमें कि भाई डीसी अप्लाई कर रखी है, बस इस टाइप, ठीक है? डन है? तो अपने प्रिपेयर कर लो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करो। कहाँ पे? प्रैक्टिस पे। हाँ बताता हूँ कैसे, सब पैसे की मोह माया है।